आप लोगों ने मुझे बुलाया आज इस विषय पर बोलने के लिए, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मुझे मालूम है कि इलेक्शन का माहौल है और बड़े दिनों बाद इलेक्शन हो रहे हैं जेएनयू में, जो बहुत अच्छी बात, मतलब कि इलेक्शन हो रहे हैं। इतने दिन नहीं हुए अच्छी बात नहीं है, पर हो रहे हैं ये अच्छी बात है। और तो मैं सोच रहा था कि गाज़ा पर बात रखनी है, तो क्या इलेक्शन में मतलब जेएनयू के इलेक्शन में यहाँ पर सीधा सीधा इसका कुछ इसमें लोग इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेंगे क्या? इलेक्शन में इसका कुछ इसकी कोई भूमिका है, इसका कुछ रोल है? फिर मुझे याद आया कि एक ज़माना था जब मैं यहाँ का छात्र था, स्टूडेंट था, तो जैसे चाइना में तियाननमेन स्क्वायर की घटनाओं पर इलेक्शन यहाँ जीते और हारे गए थे, ये हुआ था। तो फिर लगा कि हाँ, होने को गाज़ा भी एक इस तरह का, क्योंकि विषय इतना सारी दुनिया में और फिर गाज़ा में और उस ख़ास क्षेत्र में उसकी सच्चाई, उसकी असलियत इतनी तीव्र है कि क्यों नहीं जेएनयू के इलेक्शन में भी उसका असर हो। लेकिन फिर मैं जो बातचीत करूँगा उसमें जेएनयू में इलेक्शन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका क्या असर है, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ। लेकिन मैं हाँ, गाज़ा पर बातचीत करूँगा। और इंग्लिश में वो टॉक है कि थॉट्स ऑफ गाज़ा फार फ्रॉम गाज़ा। तो ये जो एक तरह का टाइटल है, ये मैंने इस्तेमाल एक और जगह मैंने कुछ बातें रखी थी, तो वहाँ पर भी इसी टाइटल के अंतर्गत बातें रखी थी। और इस टाइटल का एक ख़ास मतलब है जो मुझे लगता है मैं आपको बताऊं तो शायद वो ठीक रहेगा। टाइटल यहाँ से आता है कि 1967 में, 1967 में a film was made in France, which was actually a very interesting project, which was a compilation film, meaning in one film there were several short films on Vietnam. Because as you would know, at that time वियतनाम की लड़ाई चल रही थी दुनिया में, मतलब वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से नॉर्थ वियतनाम के ख़िलाफ़ साउथ वियतनाम, और नॉर्थ वियतनाम में एक कम्युनिस्ट देश था, दूसरा यूएस की तरफ से एक तरह का डेमोक्रेसी को बचाने की एक पूरी बात वहाँ से चल रही थी कि कम्युनिज्म से डेमोक्रेसी को बचाना है, उसके लिए लड़ाई छिड़ी है वगैरह वगैरह। और सारी दुनिया में एक तरह से, लेकिन ख़ासकर अमेरिका में और यूरोप में, जो अमेरिका से पूरी 20वीं शताब्दी में इट हैज़ सॉर्ट ऑफ बीन अलाइड टू पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोप, टू यूएस, वहाँ पर वियतनाम को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी और बहुत सारा एक उथल पुथल थी। वो उथल पुथल क्या थी उस पर हम आएंगे एक सेकंड में। तो उस संदर्भ में एक फिल्म, देयर वाज अ फिल्म व्हिच वाज मेड इन France actually by a well-known, the initiative was from a very well-known French filmmaker called Chris Marker. And what he did was he invited, or he sort of initiated the coming together of several French filmmakers, and the film was called, interestingly, it was on Vietnam, but the film was called Far From Vietnam. That is interesting कि वियतनाम पर फिल्म है, लेकिन फिल्म जो छोटी छोटी फिल्मों का मिलाकर वो फिल्म है, उसका टाइटल है कि वियतनाम से दूर, और उसका एक मतलब है। तो उसमें एक फिल्म थी, फ्रांस के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर, कुछ समय पहले उनका इंतकाल हो गया, जॉन-लुक गोदार्ड। उसमें उनकी एक फिल्म थी जो एक बहुत ही अजीब फिल्म थी, जिसमें जॉन-लुक गोदार्ड, उस फिल्म का, इंडिविजुअल फिल्म के अलग अलग नाम थे, तो उनके फिल्म का नाम था कैमरा आई मतलब EYE, आँख, कैमरा आँख, कैमरा पता नहीं कैसे, कैमरा -आई। उस फिल्म में जॉन-लुक गोदार्ड दिखते हैं कि वो कैमरा के पीछे बैठे हैं और बोल रहे हैं। कैमरा कुछ फिल्म नहीं कर रहा है, कैमरा का काम नहीं कर रहा है, वो कैमरा के पीछे बैठकर बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि कैसे वो वियतनाम से कितना दूर है। और वो जाना चाहते थे नॉर्थ वियतनाम, लेकिन
किन वजहों से वो नहीं जा पा रहे और वो नहीं जा पाए। तो एक बहुत ही अजीब डॉक्यूमेंट्री हुई है जो वहाँ के बारे में नहीं है, इन द सेंस कि थोड़े थोड़े आर्काइवल फुटेजेस थी, लेकिन मेनली किसी आर्काइवल वियतनाम का फुटेज उसमें मेन था नहीं। मेन ये था कि फिल्म मेकर बोल रहा है कि कैसे वो जिस विषय पर फिल्म बनाना चाह रहा है, जो विषय सारी दुनिया में इतना ज़्यादा उसका असर है और वो सब जानते हैं, उससे कितना दूर है। और सिर्फ वो कैमरा के पीछे गोदार खुद बात कर रहा है। ये बहुत ही एक अजीब सी लेकिन बहुत दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तो खैर, तो ये जब मुझे इसका पता चला तो अचानक मेरे दिमाग में बात आई कि आज अगर गाज़ा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ख़ासकर यहाँ से, मतलब जैसे यहाँ मैं आज जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से, तो एक तरह से देखें तो जाहिर है कि हम गाज़ा से बहुत दूर हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी सवाल उठा कि क्या हम जिस तरह से गोदार अपनी दूरी महसूस कर रहे थे, क्या हम आज उसी तरह से गाज़ा से अपनी दूरी महसूस कर सकते हैं? और उसमें मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मामला पेचीदा है। देयर इज सम कॉम्प्लेक्सिटी हियर, एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस दैट इन द टाइम्स that the Vietnam War was being fought, that is, middle 20th century, 1960s, Vietnam was literally invented by the war for the West. It was because of the war that people actually, it kind of entered the consciousness that there was something like a people called Vietnamese, that there was something like a society in the world called Vietnamese. And in a sense, it was the political ground or the political circumstances in which was of course based on US's, and we'll come to that, US's long-term policy of absolutely not allowing communism at that time to, get into the world space, what is called hegemonic space of international affairs and all that, for which this was not the first war, they were actually, launching several wars, and also they were carrying out several coups. Latin America की कहानी, चिली वगैरह की कहानी कईयों को मालूम है, वगैरह वगैरह. But the point is that people, even those who were protesting the Vietnamese war, had very little data, very little actual evidence about what was Vietnam. What is really Vietnam? What is the society? What is the culture? Who are these people? So in a way, the war created Vietnam for the world, particularly the Western world. Now, would that apply to Gaza? No. Forget the West. The entire world today, in a sense, is already deeply familiar, both with the history of Israel, Palestine, the entire Israel-Palestine dispute and conflict, but also in a more sort of particular sense, today we have literally what? Images of Gaza. We have in real time, moment to moment, as if the real picture of Gaza, which is so different from middle 20th century when the great Jean-Luc Godard is literally seated behind a camera, a great filmmaker. But what is the meaning of that image of the filmmaker seated behind a camera which films nothing, which is a sterile camera, as if उस कैमरा के पास कुछ है नहीं फिल्म करने को, क्योंकि वो डेटा नहीं है, वो एम्पेरिकल ग्राउंड नहीं है उस समय. आज बिल्कुल उल्टा है. आज गाजा से इतनी दूर मैं अपने छोटे से कमरे में बैठकर अगर टेलीविज़न के सामने बैठा हूँ तो क्या होता है, मुझे गाजा के सुबह शाम दिनों रात अलग अलग चैनल्स पर इमेजेस मिलती हैं, बिल्कुल दिल दहला देने वाली इमेजेस मिलती है. और इमेजेस सिर्फ इमेजेस नहीं है, अलग अलग एंगल्स से अलग अलग तरह के उसमें एलिमेंट्स हैं. मतलब थाउजेंड्स कैमरास जैसे अब हमारी आंखों के सामने इस्तेमाल हो रहे हैं. तो स्टेरिलिटी के बनस्पत अब जो है वो हाइपर फर्टिलिटी, अगर उस तरह के एक रूपक मुहावरे का इस्तेमाल किया जाए, हाइपर प्रोडक्टिविटी ऑफ इमेजेस. तो इन हालात में हम ये तो नहीं कह सकते कि हम गाजा से दूर हैं, लेकिन क्या हम गाजा के पास हैं? बिल्कुल नहीं. क्या गाजा के साथ हैं? बिल्कुल नहीं. तो हम गाजा के साथ नहीं हैं या गाजा के पास नहीं हैं, गाजा से दूर भी नहीं है.
मैं इस जिसको हम कह सकते हैं कि आज के मीडिया सोसाइटी की एक खासियत है, एक खास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है फॉर एनी पर्सन हु इज बोथ अ रियल ह्यूमन बीइंग, अ सोशल बीइंग, हु इज इंटरेस्टेड इन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, हु इज अफेक्टेड even if he or she is not personally in the particular, is not directly feels the impact of what is going on in Gaza, the absolutely unbearable events that people in Gaza are having to undergo. Even if you are not actually undergoing or having to bear that experience, yet in a way you are very close to that experience, because you have what is an image. And that would be the simple sort of meaning of media society. Media society is a society where there is something like the distant reality infinitely close to us as sensation. The sensation of the image, the sensation of a statement that we hear on, say, social media or television or anywhere. So in that sense, we cannot be the way, say, Godar was positioned in the 1960s or 70s, when in that sense he was actually speaking from an alienated position. Today we are not alienated from that reality in the sense that we do not know anything about it. We know too much about it in a certain sense. But at the same time, are we the opposite of alienated? Are we sort of in some sort of some organic solidarity with? No. That is also not the case. So we are in a strange kind of a media society situation, which is a complicated situation of being what I will call both the experiences alien and immersive. We are immersed in these images, and yet in a strange way we are completely alien from it, because these are images, and images have a certain feature, a structural feature of being repeated. So that's why I'll take an example now very quickly. And these examples are endless for the last 5 or 6 months at least, since October 7th, and we'll come to October 7th in a moment. क्या हो रहा है कि अभी मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. 3 दिन पहले एक खास चैनल पर, और कौन सा चैनल है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ. एक खास चैनल पर मैंने देखा कि, और आप लोगों ने कईयों ने देखा होगा कि गाजा में डॉक्टर्स को, क्योंकि हॉस्पिटल्स से उनको बाहर निकाल दिया गया है, इक्विपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंसान वहाँ के अलग अलग तरीक़ों से बीमार हैं, मुश्किल में हैं, तो एक डॉक्टर अपनी भतीजी का एम्पुटेशन करता है अपने घर में बिना एनेस्थीसिया के, और वो बच्ची या वो इंसान बच जाती है. 4 दिन तक उस तरह का दर्द सहते हुए वो फिर भी बच जाती है. और ये रिपोर्ट मैं देख रहा था, तो वो रिपोर्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा दर्दनाक तो था ही, लेकिन इट हैड डीप मीनिंग, क्योंकि it had a meaning connected to what Ranveer was saying a moment back, which is something to do with dehumanization. Now, we of course see how a war in general dehumanizes everyone. And we also see how a particular state, like the state of Israel, in a sense, not just in this war, but in a long historical period, has dehumanized, sometimes brutally and sometimes by degrees, another people, like the Palestinian people. But here the report said, and actually it was an interview of the doctor, and the doctor himself said that as a doctor I am being dehumanized. A doctor, if he or she has to do a surgery without administering anesthetics, it's an inhuman act. And yet the doctor has no choice. To save the life of the person, she has to, or he has to actually do that inhuman act. So it is, and he said so, the doctor himself said so, that this is an act of dehumanization of a doctor. So see, dehumanization itself is so, it has reached somewhere else. It's not just the dehumanization of the state which is taking an inhuman policy, or dehumanization of war in general, which anyway is, in a sense, it treats human beings as literally targets and materials and pawns in a game. But here the dehumanization is actually the one who is doing the most human thing,
which is to save a person's life. And he himself is saying in this report, I feel dehumanized as a doctor if I am having to perform surgery without anesthesia, but I have no choice. So this is the depth and sort of, so dehumanization has come infinitely close to us, or to that doctor. But there is another side to this. I saw this report for the first time. I was totally shattered. Because I'm seeing it as a report. I'm not reading it really. I'm seeing it as a report, seeing the images. And you know, in all media channels, there is that initial warning or a kind of politically correct thing that is said, that images might be upsetting. And these are upsetting images, terribly upsetting. But precisely because these are media images, in a moment something else happens. In a moment some other news comes. And like it or not, we are seeing that news. It could be Oscar ceremony. I'm not saying that this is something morally good or bad. I'm saying this is the structure. This is a structure which one could call a structure of instantaneous repetition. So normally repetition should come after the original moment, no? But with media society, we live within an experience of instantaneous repetition. The instant is both the real of the instant, meaning that person is someone who is undergoing surgery without anesthesis, and the doctor is someone who is having to administer that anesthesia, and at the same time it is an image. So in a moment, in that very moment, it is repeated as totally something else. And that is another kind of dehumanization of someone like me. But then, what does it mean? Does it mean that I'm saying that no, we shouldn't, use media information, we shouldn't watch whatever we are getting to watch? No, I'm saying that these are our new sources of talking about something like Gaza, so different from where the great Jean-Luc Godard, the filmmaker, was placed when he was part of a film, paradoxically, about Vietnam called Far From Vietnam. So my first question would be, can we make a film about Gaza in the same way that an old film about Vietnam is there? Can we make an old film about, Vietnam on Gaza? Well, it's a complicated question. We cannot, and at the same time, we, in a sense, must. Why? Because we need to think about Gaza politically. While we're experiencing what is going on in Gaza, with that sort of a paradoxical, extremely immersive, with all the sensations which are sweeping through us, जो हमको बिल्कुल एक झकझोर देती है, और बिल्कुल उसके विरोध में ये जो इमेजेस हैं, ये जो मतलब एक के साथ दूसरा इमेज लिपटा हुआ है, वो एक तरह से हमें बिल्कुल ठंडा छोड़ती है, बिल्कुल जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, जहां थे वहीं रह गए. इस तरह के पैराडॉक्सिकल एक परिस्थिति में हम पॉलिटिकली कैसे सोचें, ये मेरा दूसरा सवाल है. ये जनरल सवाल भी है और ये गाजा को लेकर भी मेरा सवाल है. क्योंकि गोदार, और ये आखिरी बात मैं गोदार के, क्योंकि हमारा विषय वो नहीं है, फिर भी ये बात कहना जरूरी है. गोदार जैसा कोई कोशिश क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं वियतनाम के बारे में मुझे पता बहुत कम है, लेकिन वियतनाम की सच्चाई, आज की राजनीतिक सच्चाई का सबसे बड़ा हिस्सा है कि यूएस ने एक वॉर छेड़ा हुआ है जो वियतनाम के लोगों को वैसे ही तबाह कर रहा है जैसे आज गाजा में लोग तबाह हो रहे हैं. लेकिन इसके बारे में हमें सोचना है, हमें बात करनी है, लेकिन बात करने के लिए हमारे पास वो जमीन नहीं है. लेकिन उस जमीन को भी ढूंढना और बात भी करनी, और वो बात सिर्फ वैसे नहीं करनी, पॉलिटिकली करनी. कहां से ये ऐसी लड़ाई होती है, इसकी वजह क्या है, किस तरह की पॉलिटिकल समीकरण की वजह से ऐसी लड़ाई होती है, and so on and so forth. The question remains as valid as ever. Godard used to say, famously, that the point is to make a film politically, not to make a political film. Any film should be made politically. Can one make a film about Gaza today politically? That is really the question. And in that sense, the question hasn't changed. And again, it's not a question about a film. I mean, any discussion. Can one have a discussion politically about Gaza? So, if one attempts that, one must, of course, think of two things immediately. First is the immediate point of departure for what happens after October 7th. October 7th
के होने पर किस तरह से चीजें फिर उसके बाद किस तरह से चीजें एक अजीब तरह के, मतलब जैसे एक ट्रेन है जो जिसका ब्रेक फेल कर गया है, उस तरह से रोलर कोस्टर जैसे बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। और रोज बात होती है कि शायद सीज फायर हो जाएगा। अभी बात हुई थी कि रमजान से पहले शायद सीज फायर हो जाए, पर नहीं हुआ। तो जैसे वो जो ट्रेन है वो रुक नहीं सकती। लेकिन उस ट्रेन का एक ड्राइवर है, उसका नाम हम सब जानते हैं, नेतन्याहू, है ना, who occupies a position of decision making power, which by definition is also something like sovereign power, जो लिटरली एक डिसीजन लेता है कि अब ये लड़ाई चलनी है, आज फिर इसको बढ़ाना है, अगले दिन बढ़ाना है, वो बढ़े जा रहा है। It is still carrying on. So it looks as if it's out of control, and yet it cannot be out of control because we literally know where the decision is being taken, from where the decision is being taken. And we also know who are the allies of this decision, who are the supporters, who are enabling, equipping this decision, which means, of course, the supply of money and arms coming from the US and other places. So we know all that, and yet the experience is as if कि ये रुकने वाली चीज नहीं, out of control है, you know. लेकिन October 7th in a way इसकी शुरुआत है अभी के दौर में। तो इसमें दो बातें, अगर पॉलिटिकल डिस्कशन इस पर करना है तो दो बातें मुझे लगता है हमें जल्दी से, क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं है, फिर भी हमें हमें बात करनी चाहिए। पहली बात यह है, और इस पर इजराइल में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इजराइल में जैसा किसी भी समाज में होता है कि एक बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, इंटेलेक्चुअल वर्चस्व है, जो एकेडमिक भी है, ब्यूरोक्रेट्स का भी है, hegemony of a certain kind of ideology, which is basically, well, broadly called what? Zionist क्या है उस पर हम आएंगे। लेकिन उसके खिलाफ भी एक मार्जिनल और बहुत स्ट्रांग इजरायली इंटेलेक्चुअल काउंटर मूवमेंट भी रहा है, खासकर हिस्ट्री में। तो कहते हैं इजराइल में इन लोगों को, इजरायली नहीं, मतलब इजराइल से बाहर भी, बट ज्यूइश इंटेलेक्चुअल्स हैं मोस्टली, जिनको कहा जाता है दे पार्ट ऑफ न्यू हिस्ट्री, द मूवमेंट ऑफ न्यू हिस्ट्री, हु एक्चुअली क्वेश्चन the Zionist historiography, the Zionist way of looking at the history of long-term history of Israel as an idea, Zionism itself, which at least from 19th century has been sort of in the forefront, and then finally the history of the state of Israel from 1948. तो इस पूरे historiography के खिलाफ within Jewish intellectuals, और उसमें non-Jewish भी हैं जाहिर है, लेकिन Jewish intellectuals इसका एक तरह का लीडरशिप या उसकी पहल कर रहे हैं। दे आर अ काउंटर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, दे आर कॉल्ड न्यू हिस्टोरियंस। एनीवे, तो वन सच न्यू हिस्टोरियन इलान पापे, एक खास अक्टूबर 7 के बाद इलान पापे ने एक लेख में कहा कि यू माइट थिंक कि अक्टूबर 7 इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल हिस्ट्री, और इन इजराइल स्टेट इसी को प्रमोट करेगा कि अक्टूबर 7 के बाद इतिहास शुरू हो रहा है। अक्टूबर 7 से पहले कोई इतिहास नहीं था, पैलेस्टाइन, इजराइल वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं, सिर्फ अक्टूबर 7 और उसके बाद शुरू होता। ये बात गलत है। तो सबसे पहली बात है कि अक्टूबर 7 की असलियत को बिना नकारे इसको इतिहास के पन्नों में एक तरह से दर्ज करना कि इतिहास का हिस्सा है। सब इलान पापे ने यह बात कही थी, और कईयों ने कहीं पर इलान पापे ने उसको एक बहुत ही क्लियरली और बहुत प्रिसाइजली बात कही कि इट इज नॉट विदाउट कॉन्टेक्स्ट, अक्टूबर 7 इज नॉट विदाउट कॉन्टेक्स्ट। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अक्टूबर 7 में जो होता है उसको अगर मान भी लें, और इन अ वे उसको मानना चाहिए भी, कि अक्टूबर 7 में जो होता है उसकी एक खास, वो एक एक्सेप्शनल चीज थी, वो आम चीज तो नहीं थी, रोज के स्ट्रगल्स का हिस्सा नहीं थी। इट वॉज समथिंग दैट हैड अ काइंड ऑफ एक्सेप्शनल force. That force could be terroristic, it could also be, people have called it, force of resistance, whatever it might be, but there was an exceptional force to what happened on October 7th. But it is not just a question of force, it is also a question of the image of that force. And what is that image of that force? That is an image which already, in a sense, pre-exists what happened on October 7th.
and that is the image of what is called terrorism. Because the so-called source of that force, or the protagonist, or the one who uses force, literally Hamas, it is not simply to say that Hamas is terrorist or not terrorist, that discussion. But Hamas, or what Hamas does, is inserted into a particular form of thinking, or a form of, rather not thinking, unthinking, or refusal to think, which we call terrorism. कि टेररिज्म क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं जो बहुत ही मतलब बिल्कुल डरावनी चीजें हैं और वाकई टेरराइजिंग चीजें हैं. पर टेररिज्म सिर्फ वो नहीं है. टेररिज्म का मतलब है कुछ और. टेररिज्म का मतलब ये है कि वो जो भी चीज हो, और अक्टूबर 7 उसकी एक मिसाल हो सकती है, उससे एक प्रिस्क्रिप्शन है. टेररिज्म इज नॉट सिंपली इमेज, इट इज एन इमेज विच कैरीज अ प्रिस्क्रिप्शन, एंड दैट प्रिस्क्रिप्शन इज दिस कि डोंट थिंक अबाउट इट. To think about it would be to justify what happened on October 7th. Now this is the real difficulty. अगर कोई कहता है कि अक्टूबर 7 में जो हुआ वो वाकई बहुत ज़्यादा उसमें जो चीज़ें हुई वो बहुत परेशान करती हैं हमें, और वो टेरराइजिंग थी, टेरिफाइंग थी, सब हम कहते हैं. लेकिन हम कहते हैं, लेकिन हम सीधे उसको टेररिज्म के टर्म्स में अगर उसमें बात करें तो हम ये सवाल नहीं पूछ सकते फिर भी वो हुई क्यों? क्योंकि उल्टी तरफ से कहेंगे नहीं, वो सवाल पूछना ही जस्टिफाई करना. और अब आप कोई भी इंसिडेंट ले सकते हो जिसको आप कहते हो कि टेररिज्म से वो आता है, तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन आता है साथ में कि जो हुआ है इसके बारे में ये सवाल मत पूछिए कि क्यों हुआ. क्यों हुआ पूछना और उसका कोई जवाब मिलता है कि इसलिए शायद हुआ होगा, उसको जस्टिफाई करना है. इसका मतलब है कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते, बात नहीं, ये जो हम कर रहे हैं नहीं कर सकते, ये करना ही उसको जस्टिफाई करना है. अब इन हालात में आप क्या करेंगे? इन हालात में आप क्या करें, है ना? तो इसका एक ही है कि या तो आप यहां से हट जाएं, हम खाली कर दें इस जगह को, कि हम इस पर बातचीत करना ही, हम जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हम जस्टिफाई तो करना इज नॉट द पॉइंट, तो हम यहां खाली हो जाएं. तो खाली हो जाए तो कहें देखो 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 भाग गए, है ना, हम जीत गए. और अगर उल्टा करें कि हम नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे, तो कहेंगे देखो टेररिज्म के साथ हैं ये लोग हमारे खिलाफ हैं, ये लोग एंटीसेमाइट है, ये लोग जो भी हैं, मतलब दुनिया भर की बुरी चीजें कही जा सकती हैं. अब ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो एक्चुअली फार फ्रॉम गाजा, लेकिन बहुत पास जेएनयू में, इंडिया में उतना ही रियल है जितना वहां पर है. कि कोई भी चीज हो, आप अपने हिसाब से उस चीज को सोच सकते हो, कौन सी किसी भी इंसिडेंट को आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं विद दिस क्वेश्चन इन माइंड कि yes, it was something which was it was atrocious, terrifying, terrorizing. But before I completely give it that label, it is terrorism, I want to think about the political ground from which it emerged. If I ask this question and do a discussion, public, collective, open discussion, not a conspiracy, but an open intellectual discussion. Intellectual not in the sense of being carried out by intellectuals, but intellectuals being part of a people, public intellectuality. उसमें अगर मैं ये लाता हूं तो क्या मेरे पास वो जगह है, चाहे गाजा में हो चाहे यहां? This is really the question, and I don't see why this question shouldn't, concern us in JNU elections. So if this question is asked in the context of Gaza today, then some things have to be clarified. First of all, and these are things that I'm not a specialist on this subject at all. I'm only learning about it because of the nature of the situation. That is the point. No, ये situation इतनी ज़्यादा मतलब क्या कहें, इतनी हाथ से बाहर निकल रही है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है कि इसको ग्रास्प करने के लिए मेरे जैसा कोई, जिसको नहीं बोलना चाहिए उसको बोलना पड़ रहा है. मुझे कोई हक नहीं इन चीज़ों पे बोलने का, इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं इन चीज़ों पे, मैं नहीं हूँ. मेरे जैसे किसी को अगर इस पर बोलना पड़ रहा है और आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो हालत हमारी बहुत सीरियस है. इसमें ह्यूमर भी है, लेकिन ये मजेदार ह्यूमर नहीं है, काफी सैडनिंग ह्यूमर है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे. तो इस बात करने में मुझे लगता है कि दो एक चीजें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए. पहली बात तो ये कि जब हम कहते हैं, और ये डिस्कोर्स का हिस्सा है, जिस तरह से न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया से आ रहा है, इमेजेस तो हैं, इमेजेस तो अलग तरह के, अलग अलग चैनल्स के अलग अलग इमेजेस डालने की वजह है, उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं.
लेकिन जनरली इमेजेस के साथ एक कैरेक्टराइजेशन होता है. न्यूज़, अब देखिए मीडिया सोसाइटी में न्यूज़ का मतलब भी बदल गया है. अभी कुछ समय पहले जब इंडिया का बजट पेश हुआ तो मैं बजट के बारे में जानना चाह रहा था कि बजट में एक्चुअली क्या है. मेरी आंखें काफ़ी कमज़ोर है तो पढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा टीवी से कुछ पता चलेगा कि बजट के मेन फीचर्स क्या हैं. मुझे बड़ा मुश्किल हुआ पता करना. क्यों? क्योंकि हर चैनल में सीधे सीधे फीचर कर रहे थे कि इंटरव्यू बाय से फाइनेंस मिनिस्टर, बाय सम सो कॉल्ड बिग figure from Indian politics. The trouble is, of course, I would be interested in hearing what the finance minister thinks about her own budget. But before that, I want to know what is that budget from my news report. But I'm not getting it. I'm straight getting a feature which is called a story. But before the story, I want the facts on which that story is to be, received. But I'm not getting the facts. I'm only getting the story. So similarly, what is the story of Gaza and the war? The story is often presented in sort of two ways. One, it's an Israel-Palestine conflict, which means it is definitely, by its very presentation, it's an Israel-Palestine, the two kind of protagonists in the drama. है ना? तो जाहिर है कि अगर ये है तो कम से कम ये 100 तो नहीं 80 साल पुरानी चीज है. At the same time, it is also said that this is a war that Israel is carrying out against Hamas. And then it is not very clear what is Hamas's relationship, according to Israel itself, to Palestine. Because that is complicated. So on the one hand, Hamas is an organization which came into being in 1987 or so. And it did come into being in a kind of debate, eventually in a sort of opposition to the leading Palestinian Liberation Organization, PLO, Yasser Arafat being its most famous representative leader. When we were young, that was the name we used to hear. In a sense, in debate and eventually in opposition to PLO, but also later, again in debate and opposition to Fatah, because of the nature of their thinking about Palestine-Israel issue, thinking about both strategy and ideology, and so on and so forth. So it's a long duration thing. And then what happened was, very quickly, in around 2005, Hamas actually entered into politics, meaning electoral politics, and it won the election. Though it didn't get a lot of votes, it got around 40%. Nevertheless, it won the election against Fatah in Gaza. Because Gaza at that time was in the different Palestinian lands, because these are like literally different pockets of population and land which were still not occupied by Israel and were not formed formally as part of Israeli state. There was some sort of Palestinian self-government. So Hamas actually took over government electorally. And from then to now, Hamas's entire position vis-a-vis Israel and vis-a-vis its own people has been both a kind of semi-legitimate representative of the people of Gaza and at the same time who do adopt from the very beginning a line which is militant. I'm willing to go to the extent of saying terroristic, in the sense that terror is an explicit means of fighting the adversary, which has been adopted by other organizations, problematically but publicly. Hamas is one such organization, but it has also won elections. So something which is extremely sort of complex leads to its position at this point when it does what it does, surprisingly, against a reputed Israeli security establishment, including its intelligence and so on and so forth. उसमें मैं नहीं जाऊंगा. इन चीजों में हमास को किस तरह से देखना है, वो भी एक पॉलिटिकल सवाल है. चाहे आप हमास को टेररिस्ट कहें या ना कहें, लेकिन सवाल फिर भी पॉलिटिकल है. लेकिन आप देखिए इजराइल कैसे हमास को देख रहा है आज. क्या उसको पॉलिटिकली देख रहा है? अब ये बात दूसरी है कि हमास के खुद के फंडिंग में इजराइल का हाथ रहा है नहीं रहा है. मैं उसमें वो जर्नलिस्टिक अंदर की बातें हैं, उसके बारे में मैं सिर्फ सेकेंडरी सोर्सेज से बोल सकता हूं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा. लेकिन even as a open kind of a rational policy, as part of what we are trying to do here, which is an act of public discussion, public reasoning, उन हालात में या उन ऐसे सिचुएशन में
हमास के बारे में इजराइल कैसे बात कर रहा है। इंटरेस्टिंगली इसमें भी मीडिया सोसाइटी का बड़ा हाथ है। तो क्या हुआ, अक्टूबर 7 के बाद कुछ समय बाद ही जब वॉर गाजा एकदम शुरू में, तो लोग वाकई सारी दुनिया में इजराइल के साथ और खासकर लोगों के साथ, इजराइल की जनता के साथ लोगों ने बहुत हमदर्दी जाहिर की कि देखिए उनके साथ क्या हो गया ये, क्योंकि लोगों के साथ वाकई इतना बुरा हुआ। अब वो क्या क्या चीजें हुई उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि इजराइल ने फिर बहुत सारे वो लगाए, इल्जाम लगाए कि हमास ने एक्चुअली क्या क्या किया। उसमें भी मीडिया सोसाइटी में ट्रूथ और इमेज मैनिपुलेशन का एक सवाल है, उसमें हम अलग से आएंगे डिस्कशन में, शायद मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब वॉर गाजा का और तीव्र हो गया, खुलकर लोग मतलब हजारों की तादाद में बेघर होने लगे, बॉम्ब पड़ने लगी नॉर्थ गाजा में। पहले पूरी की पूरी बिल्डिंग्स वो हो जा रही थी, गिर पड़ती थी, लोग मरते थे, बच्चे मरते थे, ये सब हो रहा था। अस्पताल वगैरह पे भी बम गिराने लगे, चर्च पे बम गिराया शुरू में। तो प्रोटेस्ट होने लगी सारी दुनिया में वॉर के खिलाफ। तो इसमें एक मिसाल, एक एग्जांपल है, इन साउथ कोरिया there were protests, there were mass protests against the war in Gaza. Then what the Israeli embassy did was this: they created a video of simulation scenarios, जिसमें इस तरह से सिनेरियोज उस वीडियो में रखे गए और उसको सर्कुलेट किया गया कि साउथ कोरिया पे इस तरह का अटैक हो रहा है जो हमास ने किया था इजराइल में। और जाहिर है कि साउथ कोरिया पे अगर हो रहा है तो कौन कर रहा है? नॉर्थ कोरिया कर रहा है। और नॉर्थ कोरिया क्या है? टेररिस्ट स्टेट है या टेररिस्ट है या जो भी कह ले। मिलाकर अब आप देखिए, सवाल ये नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या है हमास की, पॉलिटिकली हमास ने जो किया, गलत किया, सही किया, इस पर डिस्कशन करें, क्यों किया, क्या हालात थे, ना। सीधे है कि हमास इज अ सिनेरियो, हमास इज लाइक एन इमेज इटसेल्फ, एन इमेज ऑफ टेरर, कि लोग क्या करते हैं। और उसको प्रूव करने के लिए आप सिमुलेट कीजिए, जो आप आज के मीडिया सोसाइटी का आपके पास हथियार है कि आप सिमुलेट कीजिए। सिमुलेट किया कि अगर आपके साथ ये सिनारियो हो जाए, अगर आपके साथ ये सिनारियो हो जाए, ठीक, आपके साथ ऐसी घटना घट जाए, तो सोचिए आपके साथ भी हो सकता है। तो अब समझिए, इस तरह से इजरायली एम्बेसी ने अपनी तरफ से एक रणनीति अपनाई जो पॉलिटिकल नहीं थी, मीडिया सोसाइटी का हथकंडा था कि आपके साथ भी हो सकता है। नॉर्थ कोरिया है, आपका हमास नॉर्थ कोरिया है। फिर क्या हुआ? क्या इससे लोग प्रोटेस्ट से डर गए, पीछे हट गए? ना, लोगों ने जो कहा वो बहुत पॉलिटिकली मैच्योर बात थी। लोगों ने क्या कहा साउथ कोरिया में? लोगों ने कहा, हमें आप मत सिखाइए टेरर क्या होता है, हमें आप मत सिखाइए कि कौन कितना बुरा कर सकता है, युद्ध क्या होता है, वॉर क्या होता है। हम कोरियन वॉर, एक और वियतनाम वॉर के साथ एक दूसरा वॉर जो हुआ था 20th सेंचुरी में, फिर यूएस जिसके केंद्र में था, वो कौन सा था? कोरियन वॉर, साउथ और नॉर्थ कोरिया। तो कोरियन वॉर से हम गुजर चुके हैं हिस्टोरिकली। तो हमें आप पॉलिटिक्स मत सिखाइए वॉर की। अगर आप वॉर देख चुके हैं तो हम भी देख चुके हैं। Now, this is a political reply, कि सिर्फ सीधे डर पे हमें मत लाइए। जाहिर है कि हमारे साथ होगा तो हमें भी उतना ही बुरा होगा हमारे साथ जो आपके साथ हुआ इजराइल में, लेकिन उतना ही, उससे ज्यादा बुरा नहीं तो गाजा में हो रहा। तो अगर बुरे के लेवल पर ही हम कंपेयर करें तो ये कोई कंपैरिजन हुआ? ये कितने ज्यादा मरे, किस बच्चे के साथ कितनी बुरी, कि बच्चे को इस तरह मारा या उस तरह मारा, इस तरह मारा तो टेररिज्म, उस तरह मारा तो कोलैटरल डैमेज। ये तो इससे ज्यादा सिनिकल और इससे ज्यादा क्या कहे, मतलब बिल्कुल दिल तोड़ने वाली बात है ये। तो इसके खिलाफ या तो हम चुप हो जाएं फिर से, या फिर विमर्श बदले, डिस्कोर्स बदले और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आए। और वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा लोग करेंगे, इंटेलेक्चुअल्स फॉलो करेंगे। और वो साउथ कोरिया में हुआ। साउथ कोरिया में लोगों ने कहा कि वॉर हमारी पॉलिटिकल रियलिटी है, हम पॉलिटिकली अपनी वॉर्स को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें मत सिखाइए। तो ये हमास को लेकर एक और फ्रेमवर्क है कि हमास एक तरह का सिनेरियो है, न कि एक पॉलिटिकल रियलिटी। अब अगर हम जल्दी से इजराइल पर ही आ जाए और
इसराइल के साथ पैलेस्टाइन का देखें, क्या इसराइल और पैलेस्टाइन सीधे सीधे एक दूसरे के सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल हैं, एक दूसरे के सॉर्ट ऑफ मिरर हैं? ना, जाहिर है कि इसराइल स्टेट है, राज्य है। और राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब, और इसराइल क्या कह रहा है? इसराइल ने जब से ये 7 अक्टूबर वाली जंग छेड़ी है, उसकी तरफ से जस्टिफिकेशन क्या है कि इसराइल हैज़ अ राइट टू एग्जिस्ट, नॉट इसराइल merely, Israeli state has a right to exist. So then we have to ask the question, what does it mean to say a state's right to exist? Of course, a people's right to exist and form a state is one thing. But what does it mean to say the state itself has a right to exist? What is a state? Now, you might, आप लोग घबराइए नहीं, मैं पॉलिटिकल फिलोसफी में नहीं घुस रहा हूँ, लेकिन सीधी बात यह है कि स्टेट का मतलब है कि अकेला कोई स्टेट नहीं होता। स्टेट का मतलब यह है कि स्टेट का एक सिस्टम होता है जो दुनिया में एक नेटवर्क बनाता है, जिसको कह सकते हैं सिस्टम ऑफ स्टेट, स्टेट की व्यवस्था। स्टेट सिर्फ अकेला यहाँ का या वहाँ, अगर इंडिया एक स्टेट है तो इंडिया भी एक सिस्टम ऑफ स्टेट्स का हिस्सा है, और वहां पर यूएस बिल्कुल हमारे सामने आ जाता है टू बेसिकली बी द फेस ऑफ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स दैट वी कॉल द वेस्ट. द वेस्ट इज नॉट जस्ट a culture, the West is not just a old colonial form, it is a system of states. What is its distinguishing feature? Its distinguishing feature is this system of states takes greatest legitimacy from its so-called official ideology, which is that of democracy. So, irrespective of the real nature of actions of the state, whether they are democratic or not, the very fact that the institution itself is a democratic institution in the system of states internationally gives them a higher legitimacy than in the current world any other form of state. So अगर आपके पास एक स्टेट है जो लेजिटिमेट है, लेकिन वो थियोक्रेसी है, कोई भी थियोक्रेसी हो, इस्लामिक हो, नॉन इस्लामिक हो, फर्क नहीं पड़ता, उसकी लेजिटिमेसी कम होगी और डेमोक्रेसी की ज़्यादा होगी। भले डेमोक्रेसी खतरे में हो, डेमोक्रेसी के साथ बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन एज सच सिस्टम ऑफ स्टेट्स में डेमोक्रेसी अपने आप में अच्छी बात है। शायद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी अभी तक जितने स्टेट्स हैं उसमें डेमोक्रेसी शायद एज अ फॉर्म ऑफ थिंकिंग बेटर थिंकिंग है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि इसमें हो क्या रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक बिल्कुल नहीं लग रहा किसी को, लेकिन आपका ऑफिशियल जो फॉर्म है वो डेमोक्रेटिक है। ये जो बीच का अंतर है, इसको आप कितना खींच सकते हैं, ये अंतर, ये फासला बढ़ता रहेगा, लेकिन इस फासले को बढ़ते हुए भी आप इस लेजिटिमेसी को क्लेम कर सकते हैं, इस वर्चस्व को क्लेम कर सकते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, वो नहीं है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स आज तक ये कह रहा है कि इजराइल जो कर रहा है उसमें गड़बड़ हो सकता है। अभी तो कम से कम बाइडेन ये कह रहा है कि इट्स पॉसिबल व्हाट इजराइल इज डूइंग इज नॉट रियली अ गुड थिंग। आई मीन पर्टिकुलर अभी एड के सवाल पर भी आएंगे एक सेकंड में, लेकिन वी विल सपोर्ट इजराइल अनकंडीशनली। व्हाई? बिकॉज वी आर डेमोक्रेसीज, and Hamas, as the so-called image of Palestine today, is not democracy, or it is not an image of democracy. Now this is really interesting and very disturbing. You are saying you're a democracy, what you're doing doesn't look democratic to anybody with a minimal objectivity. What do I do with this discrepancy, this inconsistency? How long can I tolerate this inconsistency? This is the real challenge to public reasoning, to collective public reasoning anywhere in the world. And in a way, people all over the world have come out in protest against this kind of a insult to public reasoning. अगर सारी दुनिया में लोग बाहर निकले हैं करीब करीब, और क्यों करीब करीब कह रहा हूं, मैं उस पर आऊंगा, वो इसलिए नहीं कि वो सीधे सीधे प्रो पैलेस्टाइन है, एंटी इजराइल है, और एंटी सेमाइट होना तो इसमें कहीं आता ही नहीं है, लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं कि वो पब्लिक रीजनिंग की तरफ से बोल रहे हैं कि अरे हम पब्लिक रीजनिंग में दिख रहा है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं डेमोक्रेटिक है, जो कर रहे हैं वो नहीं है, जो कह रहे हैं डेमोक्रेटिक है कर रहे हैं नहीं। कब तक ये फासला बढ़ता रहेगा और हम मानते रहेंगे आपकी बात? लेकिन चुनौती यह है कि स्टेट सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि वो छोड़ता नहीं है, वो आज तक कर रहा है, वो कर रहा है और कह रहा है हम रूल्स ऑफ वॉर के हिसाब से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इसराइल कह रहा है हम रूल्स ऑफ वॉर के हिसाब से कर रहे हैं, यूएस कह रहा है शायद कहीं कहीं पे आप रूल तोड़ रहे हो लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं, क्योंकि जो भी हो एंड ऑफ द डे आप डेमोक्रेसी हो, जो हमास नहीं है। और इस तरह बात बढ़ रही है तो बढ़ ही जा रही है।
इन हालात में लोग इसके खिलाफ खड़े हुए। अब इसमें पैलेस्टाइन आता है। जाहिर है कि पैलेस्टाइन, हमस को तो हमने एक नज़रिए से देखा, हमने नहीं देखा, लोग कैसे देख रहे हैं उसके बाद चर्चा की, लेकिन पैलेस्टाइन क्या है, बहुत मुश्किल सवाल है। 1947 में जब यूएन में ये प्रपोजल रखा गया, इंटरेस्टिंग है नहीं, इंडिया का पार्टीशन और वहाँ का पार्टीशन का प्लान एक तरह से हिस्ट्री में साथ साथ आता है। हालांकि यूएन इंडिया में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम मतलब मेन प्लान में तो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन वो जो प्लान था पैलेस्टाइन और इजराइल में पार्टीशन, वो एक्सेप्टेबल नहीं था, न पैलेस्टाइन को न इजराइल को उस समय। और वो बात वहां से लेकर 48 में ऑफिशियली इजराइल फॉर्म होता है। और इंटरेस्टिंग है, जब इजराइल फॉर्म होता है, इजराइल का आइडिया है, इजराइल का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस इजराइल का नहीं है, जूइश पीपल का है। वो क्या है, उससे उससे ज्यादा भयानक एक्सपीरियंस किसी कौम का, किसी आइडेंटिटी का ना हो। जूइश आइडेंटिटी पर हिटलर का प्रहार, जिसको कहते हैं हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का क्या मतलब होता है, आग में सबको झोंक देना, बिब्लिकल शब्द है वो, आग में झोंक देना जूइश लोगों को। वही हुआ, एक तरह से वही हुआ। उन हालात में इजराइल का आइडिया आया कि नेगेटिव रीजन था कि जिन लोगों के साथ ये होता है वो जहां जहां अपने अपने समाज में है, हालांकि यूरोप में खास थे, वो वहां से निकलकर एक अपना स्टेट बनाएंगे जो इजराइल है। लेकिन जो स्टेट है उसकी बिना टेरिटरी क्या होगी, उसका खुद का सोसाइटी क्या होगा, इसका कोई जवाब नहीं था, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ना, हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव रीजन बहुत स्ट्रांग था, पॉजिटिव रीजन बनाना था। इन दैट सेंस इजराइल जब बनता है तब इस तरह से कह सकते इजराइल नेशन स्टेट से पहले स्टेट नेशन है। स्टेट एक तरह से एक पॉजिटिव नेशन कंस्ट्रक्ट करेगा, इस उम्मीद से मान लो इजराइल बना। लेकिन स्टेट सीधे बना तो सीधे सीधे स्टेट को ऑक्यूपाई करना पड़ा या किया उस टेरिटरी को जहां एक और पॉपुलेशन थी, एक और कौम थी, लोग थे, लैंग्वेज था, वगैरह वगैरह। वो क्या है, वो है पैलेस्टाइन, वो जगह भी है, वगैरह वगैरह। अब फेमस एक स्टेटमेंट आया जो ज़ायनिस्ट स्टेटमेंट है, उसका अपना लंबा इतिहास है कि हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं अ लैंड विदाउट अ पीपल। गोल्डा मायर ने बाद में, जो इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा था द पैलेस्टीनियन पीपल डोंट एग्जिस्ट। वो हैं लेकिन है नहीं, वो फिजिकली हैं पर वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये एग्जिस्ट का मतलब क्या है, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लग सकता है पर इसका एक रियल मतलब है। एग्जिस्ट का मतलब है कि वो सिर्फ फिजिकली नहीं है, वो साथ मिलकर वो एक टोटलिटी बनाते हैं, एक दुनिया बनाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि इजराइल माइट नॉट बी अ स्टेट बट इट इज अ वर्ल्ड, और एटलीस्ट इट हैज द हिस्ट्री ऑफ ट्राइंग टू बिकम अ वर्ल्ड। इन अ वे, strangely, the best way to think about Israel is this, that Israel got a state, or got itself a state, through force, through colonization, through the worst means sometimes, and yet for a very good reason, which was their persecution, probably unique to history, terrible persecution. Nevertheless, the best way to think about Israel is, will Israel be able to form a world out of its state? And sadly, the answer is no. They have not been able to form a world. No. They are more state than any world. They are all state and little world today. And that is the most tragic thing, कि पैलेस्टाइन जो एक तरह से वर्ल्ड है, उसको वो तोड़ रहे हैं दिनों दिन, रातों रात, एवरी डे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पैलेस्टाइन और इजराइल को भी सिमेट्रिकली देखना गलत होगा, लेकिन पैलेस्टाइन और इजराइल को जीरो सम टर्म्स गेम में देखना भी गलत होगा, कि अगर पैलेस्टाइन है तो वो इजराइल नहीं है, इन द सेंस ऑफ पीपल, नॉट इन द सेंस ऑफ स्टेट, इन द सेंस ऑफ पीपल। तो अब मैं बात खत्म करूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, हम डिस्कशन में और बात कर सकते हैं। और वो ये है कि इसका सो कॉल्ड सोल्यूशन क्या है। एक तरह से देखें तो आज के हालात में कोई सोल्यूशन दिखता नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फीलिंग ये है कि एक ट्रेन जो है वो निकल पड़ी है और उसका ब्रेक फेल कर गया है, कोई इंजन ड्राइवर नहीं है, लेकिन ड्राइवर है नेतन्याहू, और वो ब्रेक छू नहीं रहा है, and the train is sort of pummeling ahead, right? At the same time, there is
within what is called, Ilan Pape and the new historians call it, historical Palestine. Neither Israel state as the first term to discuss, nor Palestine only as a political idea to discuss, or the question of self-determination, or the question of two-state solution and all that. But Palestine, Israel together as a people who cannot be together, and yet in the sense of a historical Palestine, does historical Palestine have a future? Which is not a zero-sum game of if there A is there, B is not there, B is there, A is not there. That is the horizon which is almost impossible to conceive today, and yet a horizon which probably we should somehow be able to discuss. Because the other solution, apparent solutions, two-state solution, is very strange. Because in a way, two-state solution looks for the moment the most sort of, institutionally possible. कि एक स्टेट, जैसे नए स्टेट्स तो बनते ही हैं, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कई नए स्टेट्स बने और भी बनते हैं, तो पैलेस्टाइन भी बन सकता है. लेकिन स्टेट बनने का मतलब क्या है? स्टेट बनने का मतलब नहीं है कि जस्टिस मिल गया. सेल्फ डिटर्मिनेशन इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इट कैन मीन अ स्टेप टू जस्टिस because it expresses the desire of a national feeling to become a state, nation state, but it can also be a compromise where you're saying that we will move into the very hegemonic international system of states which today is oppressing us. In that sense, it's a question. Today, the so-called Arab world stands strongly, at least as an idea, with Palestine. But in the eventuality that there will be a real Palestine, a state, we are not sure which part of the hegemonic configuration Palestine will be part of. No one can ever say, because after all, there is the context of what is called capitalism. As a global hegemonic or whatever, a global form of both contradiction and unity. तो उस कॉम्प्लेक्स डिस्कशन में अभी नहीं आ सकते, लेकिन ये सवाल खुला सवाल है. इसका मतलब क्या है कि टू स्टेट सोल्यूशन को खारिज करना है? इज इट अ मीनिंग? ऑन द कॉन्ट्ररी, टू स्टेट सोल्यूशन इज एब्सोल्युटली क्रूशियल बिकॉज that's the only relief that Palestine can have. Because even within a hegemonic system, even if you are part of US legitimacy like Israel is today, and you're acting like a client state almost, nevertheless, you are enjoying some rights which Palestine does not have, mostly. No rights. So in that sense, state is not a question of merely existing or not existing. State is a question of exercise. This is my point. चाहे आज का इजराइल हो, यूएस हो, या कल का पैलेस्टाइन हो, in each case when we speak of state, we are not talking of mere existence. People का existence है, worlds exist, states exercise power, institutions, eventually military exercise of war and so on and so forth. जहाँ आपके पास ये स्पेस रहता है कि आप दुनिया का सबसे बुरा काम करते हो, फिर भी आपके पास वो लेजिटिमेसी रहती है कि आप लोकतंत्र हो. पैलेस्टाइन के पास ये जगह नहीं है, ना वो लोकतंत्र है ना कुछ और है. वो इन दैट सेंस उसके पास कोई राइट्स नहीं ऑफ एक्सरसाइज. लेकिन पैलेस्टाइन के पास पॉलिटिकल हिस्ट्री है ऑफ रेजिस्टेंस, जिससे एक तरह की दुनिया बनती है ऑफ पॉलिटिकल एस्पिरेशन, डिजायर फॉर चेंज. लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इजराइल के पास भी वो डिजायर होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल इज नॉट अ हैप्पी सोसाइटी ऑब्वियसली. जिनके हॉस्टेजेस आज बंद पड़े हैं, आपस में इतनी गड़बड़ है, वो हैप्पी सोसाइटी तो नहीं है. वो मतलब डेमोक्रेटिक सेटलमेंट तो वहाँ हुआ नहीं, रिकॉन्सिलिएशन तो हुआ नहीं है. तो एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ. एक छोटा सा ग्रुप तेल अवीव में, उसकी रिपोर्ट मैंने देखी, जिसमें एक छोटा सा ग्रुप प्लैकार्ड लेकर खड़ा था, जिस प्लैकार्ड में लिखा था कि हम पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्ट्रगल के साथ हैं और हम इस लड़ाई के खिलाफ हैं. वो जूइश लोग हैं, छोटा सा ग्रुप था. तो रिपोर्टर ने पूछा, और वो भाग भाग कर क्या कर रहे थे, एक कोने में रहते थे, थोड़ा सा दे वुड stand with their placards and quickly run off because the police would either take them away or more importantly, local population which is deeply anti-Palestine and now because of the hostage situation so totally in hate of everything that is across the border, they would attack their own fellow citizens. उससे बचने के लिए वो sort of गेरिला मूवमेंट करते थे. थोड़ी देर खड़े होते थे कोने में, फिर कहीं और चले जाते थे. तो उनसे पूछा रिपोर्टर ने कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक तो आपकी बात नहीं सुनेगी. तो एक लड़की ने बोला, a woman stood up and said, we are doing this to say we exist.
कि इजराइल में भी ऐसे लोग हैं, दे एग्जिस्ट, विच मीन्स व्हाट, इजराइल में भी कुछ दूसरा एस्पिरेशन है, कुछ दूसरा कलेक्टिव सामूहिक डिजायर है, एक अलग पॉलिटिक्स का डिजायर है। उसको कोई जगह मिल सकती है क्या फ्यूचर में? अगर मिल सकती है तो पैलेस्टाइन, इजराइल और लार्जर यूनिवर्सैलिटी के अंतर्गत ही मिल सकती है, विच कैन फॉर द मोमेंट go under the future of historical Palestine. Not state Palestine, because such a thing does not exist, not Israeli state either, because that state is very problematic. But something like a people for whose the name is neither Israeli nor Palestine, but which is part of historical Palestine. That could be a way of thinking about Palestine, far from Gaza, and yet about Gaza. And last thing is, yet in all of this, why do I say far from Gaza here, यहाँ पर? क्योंकि जब मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि दुनिया में प्रोटेस्ट हो रही हैं, अभी ऑस्कर के बाहर प्रोटेस्ट हुई, इवन ऑस्कर्स का पूरा एक बनावटी दुनिया है वो भी, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने बोला कि डिह्यूमनाइजेशन हो रहा है। 7 अक्टूबर को भी हो रहा है, लेकिन गाजा वॉर भी उतना ही डिह्यूमनाइजेशन है। इसी ऑस्कर सेरेमनी में 1978 में वेनेसा रेडग्रेव नाम की एक एक्ट्रेस ने खुलकर बोला था कि ज़ायनिस्ट हुडलम्स के खिलाफ हूं मैं, फैशिज्म और एंटीसेमिटिज्म दोनों के खिलाफ, सिर्फ एंटीसेमिटिज्म नहीं, सिर्फ फैशिज्म नहीं, दोनों के खिलाफ हूं मैं, जो जिसमें ज़ायनिज्म इंक्लूडेड है। वेनेसा रेडग्रेव ने ये बोला था, अकेली थी उस जमाने में, कोई नहीं। आज ऐसा नहीं है, आज लाखों से भी ज्यादा, करोड़ों की तादाद में लोग इसके साथ हैं, मतलब गाजा के साथ हैं, लोगों के खिलाफ। इतना लोग कह रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन वॉर पैलेस्टाइन जीत रहा है, भले ही फिजिकल वॉर इजराइल कर रहा हो, इस तरह की बात भी चल रही है। तो इन हालात में इंडिया में क्या हो रहा है? बहुत थोड़ा सा हो रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं, घटनाएं घटी हैं, इसके बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत धीमा, बहुत जैसे सहमा। Why is this? क्यों हो रहा है ऐसा? हमारी आवाज क्यों नहीं उठती है? क्यों नहीं उठती है हमारी आवाज? इस पर मेरे कुछ विचार हैं, पर वो डिस्कशन के लिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।